हेलो बच्चों, आप देख रहे हो कि भैया टेस्ट चल रहा है और सभी बच्चे क्या है टेस्ट को दे रहे हो। जो लोग ऐप के माध्यम से दे रहे हैं ऐप के माध्यम से दें, और जो लोग ऐप के माध्यम से नहीं दे रहे हैं उनके पास पीडीएफ पहुंच जा रहा होगा। ठीक है, और उस पीडीएफ को क्या है अपना घर पे ही अपना जैसे टेस्ट देते हैं नॉर्मल अपना टेस्ट दे लीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। भाई क्या करिए, जैसे ओमार शीट होता है उस ओमार शीट की फोटोकॉपी करा लीजिए और पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच जा रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पहुंच जा रहा है उन टेस्टों को 180। ऐसी ईमानदारी भाई, अपने अपना मन तोरा मन दर्पण कहलाए भाई, अपने आप से आप भाग के कहां जाएंगे भाई। अंत में तो पता ही चलेगा कि आप नकल कर रहे हो अकल कर रहे हो, तो आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे मैंने परीक्षा क्या है एग्जामिनेशन कैसे पास किया है। तो भाई आपके अंदर अगर ईमानदारी है तो मान लीजिए अगर ऐप नहीं चल रहा है भाई, नेट नहीं मिल रहा है तो सही से पर्याप्त मात्रा में ऐप नहीं चल रहा, खुल नहीं रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं ऐप ही नहीं खुल रहा है। भाई जब नेट ही नहीं मिलेगा तो ऐप कहां से खुलेगा? तो नेट पर्याप्त चाहिए तब जाके ऐप क्या है काम करेगा। तो जहां पे नेट नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, व्हाट्सएप पे धीरे धीरे पहुंच जा रहा है भाई, व्हाट्सएप के थ्रू थोड़ा सा काम कर जाता है तो पीडीएफ फाइल टेस्ट का पहुंच जा रहा है और आप लोग क्या है टेस्ट दीजिए। तो आज का 14/5/2021, आज ईद भी है भाई, सभी लोगों को ईद मुबारक। और भाई खाने के साथ साथ क्या है अच्छी अच्छी चीज़ें जो खा रहे हैं उसके साथ टेस्ट भी दीजिए सभी लोग। और भाई जो भी चीज़ें हैं लॉकडाउन का क्या है जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो भी किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, तभी सब कुछ है। और अपने लक्ष्य की तरफ, जो डॉक्टरी हमारा लक्ष्य है, जो भी ईश्वर है, खुदा है, भगवान है, गॉड है, आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच क्या है, जो भी अच्छी सोच है, जो भी आपका करियर से रिलेटेड सोच है वो आपका कंप्लीट हो। और इसी के साथ हम चलते हैं अब टेस्ट का डिस्कशन करने। आज का टेस्ट फिजिक्स का टॉपिक वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। ठीक है, जो एनसीईआरटी का क्लास फर्स्ट ईयर का पहला क्वेश्चन मतलब पहला 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का पहला क्वेश्चन इसमें आपको स्क्रीन पे दिया गया है। स्क्रीन पे देखिए, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड डाउन एन इंक्लाइंड रफ प्लेन एंगल 30 डिग्री। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड सरफेस बीइंग 0.2, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इट ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो भाई आप जानते हो कि नीचे की तरफ आ रहा है ये ब्लॉक, देखो ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, देखो भाई नीचे की तरफ ब्लॉक आ रहा है। क्यों भाई? ये ब्लॉक जो है वह किधर की तरफ, नीचे की तरफ ये ब्लॉक आ रहा है। तो नीचे की तरफ जब ये ब्लॉक आ रहा है तो ये बताओ नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन आप जानते ही हो। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होना चाहिए A = G sin थीटा माइनस कितना होता है म्यू कॉस थीटा। ये देखिए एक्सेलरेशन A = क्या होता है G sin थीटा माइनस कितना होता है म्यू कॉस थीटा होता है। सब कुछ आप रख देंगे। वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, बताइए फ्रॉम रेस्ट से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है तो 0 + 2as या v = रूट में 2a कितना है G sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा भाई आपको। अगर सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे, म्यू की वैल्यू रखेंगे, यस की रखेंगे, तो इसमें आपका आंसर जो आएगा अप्रॉक्स 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चाइल्ड ऑन ए स्विंग is 1 meter above the ground at the lowest point and 6 meter above the ground at the highest point। कभी बच्चे को झूला झूलते हुए आप लोगों ने देखा है? तो इस तरह से ये देखिए बच्चा झूला झूल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये यहां से ऐसे ये जा रहा है। तो लोएस्ट पॉइंट जो है वह जमीन से 1 मीटर पे है, ये देखो, और हाईएस्ट पॉइंट जो जमीन से है वह 6 मीटर पे है। भैया इस तरह से ये बच्चा बैठा हुआ है, ये झूला झूल रहा है, ये देखिए ये झूला झूल रहा है। तो कह रहा है कि द लोएस्ट पॉइंट द स्विंग इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब वेलोसिटी कह रहा है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे। तो आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी एट ए जो होगा वह टोटल एनर्जी एट बी हो जाएगा। मतलब ए पे जो टोटल एनर्जी होगी वह बी पे टोटल एनर्जी के बराबर होगी। और ये बताओ ए पे क्या होगा? ए पे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा, यानी mg, ये देखिए h1 प्लस हाफ mv², और ये mg h2 होगा बी पॉइंट पे। यहां काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी।
भाई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, H1 H2 दिया ही है। ये देखिए H1 यहाँ पे ये 1 मीटर दिया है और H2 यहाँ पे ये 6 मीटर दिया है भाई, ये तो यही वैल्यू है। तो V आपको निकालना है, तो V इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा 2G H1 माइनस H2। ये देखिए 2G H1 माइनस H2। अब भाई G की वैल्यू रख दीजिए, H1 की वैल्यू रख दीजिए, H2 की वैल्यू रख दीजिए, सब कुछ सॉल्व करिए, अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। फिर चलते हैं भाई क्वेश्चन पे, अभी क्वेश्चन चलते हैं। बुलेट मूविंग विथ ए वेलोसिटी स्पीड ऑफ रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो बुलेट है मूविंग विथ ए स्पीड रूट 3 मीटर पर सेकेंड, रूट 3 मीटर पर सेकेंड से एक बुलेट मूव कर रही है, ठीक है। एक प्लैंक को क्या है छेद रही है और रेस्ट हो जा रही है। द स्पीड ऑफ बुलेट दैट वुड बी जस्ट स्टॉप बाई ट्रिपल द थिकनेस ऑफ द सेम प्लैंक मस्ट बी। कि मतलब अगर ट्रिपल थिकनेस का हो तो क्या करना पड़ेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा, यानी हमारा वर्क डन जो होगा वह काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा F इंटू एस करना पड़ेगा। तो बताइए वेलोसिटी कितनी है रूट 3 मीटर पर सेकेंड, यानी हाफ m और ये देखो रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू F तो पता ही है कि नहीं पता है, कोई बात नहीं है, F इंटू एफ रेजिस्टिव फोर्स हो गया। फिर आपको क्या फाइंड करना है, ये देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। अब ये क्या हो गया ट्रिपल थिकनेस हो गया। दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या यहां से आप यस पता कर लेंगे कि नहीं, यहां से यस जो पता करेंगे सॉरी यहां से v जो पता करेंगे वो कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, नीट में छोटे छोटे आते हैं भाई, कुल मिला के कुछ छोटे मिलेंगे कुछ बड़े मिलेंगे आपको। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है। ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m मेक्स हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद द पार्टिकल ऑफ मास 2m व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट। ये देखो भाई ये m मास है, ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, और ये 2m मास है जो रेस्ट पे है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है। दोनों इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग पार्टिकल। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं उनका फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो भाई कोलिजन के बाद इसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आप लोग जानते हैं फ्रैक्शनल, अगर ये बॉडी रेस्ट है तो ये याद होना चाहिए, ठीक है, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये जरूर याद होना चाहिए सबको भाई, ठीक है। जब भी दो बॉडी कोलाइडिंग करती हैं लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो, ये ध्यान रखिएगा, तभी ये फार्मूला काम करेगा। जब सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो, अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा डेल्टा k अपॉन के आई 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे m1 m2 कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए m1 m2 यहाँ क्या हो गया, ये 4m1 हो गया, m हो गया, m2 2m हो गया, ये देखिए m प्लस क्या है 2m का होल स्क्वायर अगर रखेंगे, ये 2m है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन आएगा 8/9 आएगा। कौन सा आएगा 8/9। फिर चलते हैं, देखिए भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पांचवा। करा कि एक 60 ग्राम है, ये देखिए मास दिया गया है, मास दे दिया 60 ग्राम। स्टेक ए फाइबर बोर्ड ऑफ शीट 200 मिलीमीटर, ये देखिए थिकनेस दे दी गई है, ठीक है। बुलेट अप्रोच द स्टेक विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए वेलोसिटी दे दी गई है v1 एंड इमर्ज आउट द वेलोसिटी कितना दिया गया है, ये 300 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बुलेट, मतलब बुलेट कितना एवरेज रेजिस्टेंस जो है वह ऑफर कर रहा है, ये आपसे क्या है पूछा जा रहा है, कितना वह ऑफर कर रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। तो रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वह चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो वर्क क्या किसके कारण, बोलिए वर्क रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो होगा वह चेंज ऑफ, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गया, चेंज ऑफ क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया। रेजिस्टिव फोर्स के कारण अगर जो निकालेंगे वह चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और ये देखिए रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो वर्क डन हो गया बेटा वह कितना हो गया माइनस एफ इंटू यस इक्वल टू हाफ m फाइनल v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्यों भाई यही तो हो गया। अब बताइए आपको क्या फाइंड करना है रेजिस्टिव फोर्स, तो ये देखो ये फाइंड करना है। यस कितना है 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर को जरा मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये देखिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। ये देखो 60 ग्राम है, इसको भी 60 अपॉन क्या करना पड़ेगा
1000 करना पड़ेगा। V2 कितना है 300, ये देखो 300 का स्क्वायर करना पड़ेगा। V1 कितना है 600 का स्क्वायर करना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे तो ये 40.5 किलो न्यूटन एफ की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी 40.5 किलो न्यूटन। भाई सॉल्व आप लोग करिएगा, ठीक है ना। अब ये ना सर बड़ा तेज बता देना, अब एक एक चीज सॉल्व करेंगे तो भैया 3 घंटे में सोल्यूशन होगा। समझ में आया, ठीक है। चूंकि भाई हम लोग कई बार उसको पढ़ रहे हैं, याद हो जा रहा है आंसर, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमसे कंपेयर मत करिएगा। आप जरूर कैलकुलेट करेंगे, हमसे नहीं। जो टीचर कहे वह करें, जो टीचर करे वह ना करें, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 6वां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है, इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय 2 फोर्स, वन ऑफ 4 न्यूटन एंड अदर ऑफ 3 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आफ्टर 20 सेकेंड। तो बेटा आप लोग काइनेटिक एनर्जी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू कितना होता है, सभी लोगों को पता है, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, रेस्ट से चल रहा है तो 0 प्लस 80 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, मोशन का पहला इक्वेशन लगा दिया। या ये देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m, a कितना हो गया f स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और ये t हो जाएगा। ये देखिए एक m से m कट गया। ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ f स्क्वायर बाई m इंटू टी। अब देखिए 2 फोर्स लग रहे हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के। मास दिया ही है, ये देखो मास दिया है इस फार्मूले में, ये देखो ये मास दिया है, ये मास दिया है, टाइम दिया ही है, ये देखो टाइम भी दिया है फार्मूले में, दिया ही है, ये टाइम भी दिया है। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं, मतलब एक 4 न्यूटन का है और एक 3 न्यूटन का है। तो भाई वेक्टर सभी लोग जानते ही हो, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 5 न्यूटन आएगा। अब ये सारी वैल्यू रख दो, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन, मास की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 20 सेकेंड, और यहां से रख के अगर आप सॉल्व करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, ये सी वाला ऑप्शन आपका 2500 जूल आएगा, 2500 जूल आएगा। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा जा रहा है बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ए बॉडी इज द मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब कांस्टेंट पावर से बॉडी मूव कर रही है, तो डिस्टेंस और टाइम में आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो भाई आप ये बताइए पावर p इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये देखिए पावर p इक्वल टू क्या होता है, f इंटू v होता है। ये देखिए पावर p इक्वल टू f कितना होता है, m में होता है। आपको पता होगा a कितना होता है, dv बाई dt होता है। ये बताओ v dv इक्वल टू क्या हो गया, p बाई m dt हो गया। बोलो भाई, चलो जरा इसको इंटीग्रेट किया जाए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया इसका इंटीग्रेशन, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे हाफ। देखिए वेलोसिटी और टाइम में पूछा होता तो ये होता कि नहीं, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी का फिर इंटीग्रेशन कर दें। क्यों, अगर वेलोसिटी का फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो आइए दे दनादन इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वेलोसिटी को फिर क्या लिखेंगे भाई, बोलिए, वेलोसिटी को लिखेंगे ds बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे हाफ, या ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे हाफ dt। ये देखिए ds, ये देखिए यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे कितना हो गया 3/2। देखिए यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे कितना हो गया 3/2, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देखिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के 3/2, तो t के 3/2 का मतलब कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां, क्या कर रहा है 8वां क्वेश्चन, देखो भाई 8वां क्वेश्चन कर रहा है पार्टिकल है, मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v इन हॉरिजॉन्टल सर्कल अंडर ए सेंटीपीटल फोर्स माइनस k बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर इन द रेडियस, मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज ये बताइए, सेंटीपीटल फोर्स दिया है, तो सेंटीपीटल फोर्स होता क्या है, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, ये देखो मॉड वैल्यू लेना, मतलब माइनस k अपॉन आर स्क्वायर, ये प्लस होगा, तो ये यहाँ से mv स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये k बाई आर हो जाएगा। दोनों तरफ जरा हाफ लगा दो, हाफ लगाने से क्या अच्छा रहेगा, ये देखो काइनेटिक एनर्जी निकल गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकल गया k बाई 2r। क्यों, काइनेटिक एनर्जी कितना निकल गया, ये देखिए mv स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी कितना निकल गया, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी जो हो गया, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया।
अब हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, नहीं, अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन आर इज रेडियस, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है तो हमारा काम भाई बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई पोटेंशियल एनर्जी जरा देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ये बताओ F इक्वल टू कितना होता है, माइनस ड्यू बाई डी आर होता है। F इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी आर होता है, या ड्यू इक्वल टू कितना होता है, माइनस एफ डॉट डी आर, या U इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ डी आर। ये देखिए U इक्वल टू माइनस एफ डी आर, U इक्वल टू माइनस एफ डी आर, भाई पोटेंशियल एनर्जी यही तो होगा। और अब बताइए F है कितना, F है माइनस के बाई आर स्क्वायर, तो U इक्वल टू कितना होगा, माइनस के बाई आर स्क्वायर डी आर। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन तब भी ये माइनस के बाई आर बचा कि नहीं। देखिए भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के बाई आर ही तो होगा। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी टोटल एनर्जी क्या होना है, बोलो भाई, टोटल एनर्जी होना है के प्लस पी होना है। अब के कितना है, के बाई टू आर है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस के बाई आर है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस के बाई कितना, टू आर, और माइनस के बाई टू आर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है। कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है। अब चलते हैं नौवां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा नौवां क्वेश्चन, ए बॉल मूविंग हॉरिजेंटली विथ स्पीड बी, ए बॉल मूविंग हॉरिजेंटली विथ स्पीड बी strikes the bob of a simple pendulum at rest, strikes the bob of a simple pendulum at rest, the mass of bob is equal to that of ball, if the collision is elastic the bob will rise to height। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कोलिजन अगर इलास्टिक है तो कितना होगा। तो ये बताओ ये कितना अगर राइज करेगा, राइज करने का मतलब यहां तक अगर ये राइज कर रहा है एच हाइट तक, तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी के कारण कर रहा है। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है जो स्ट्राइक किया है, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है एच हाइट पे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं। मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कि नहीं। मतलब इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा और एच हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपस में बराबर होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वह कितना हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, एम जी एच। एम से एम कट गया। अब क्या आ रहा है भैया, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक द बॉब विल राइज टू ए हाइट, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन कितना, टू जी। ये देखिए एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी, मतलब कितने, वी स्क्वायर बाई टू जी हाइट तक ये राइज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन करा कि चार्ज पार्टिकल ए मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल बी फॉर द ए प्लस बी सिस्टम, द टोटल मोमेंटम इज पी एंड टोटल एनर्जी इज जी। देखिए भाई ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। तो जब कंबाइंड हो रहे हैं तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही क्या है, चेंज मतलब कंजर्व भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तब तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और मोमेंटम तीनों कंजर्व होते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यानी क्या कहने का मतलब है, P एंड E आर कंजर्व इफ बोथ A एंड B आर फ्री टू मूव, यानी ए वाला ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ए वाला ऑप्शन उसमें सही लग रहा है। फिर 11 क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखिए, आपकी जिंदगी बनाएंगे। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। ठीक है भाई, छोटा देखिए, छोटा 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 वायरस कितना कमाल किया इस समय, अदृश्य वायरस जो दिखाई नहीं दे रहा है वह सबको रोक दिया है, पूरी सत्ता सबको खत्म कर दिया है। तो इसीलिए छोटी छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बड़ी बात तो नीट में आती ही नहीं है, समझ लेना, बड़ी बात नीट में आती ही नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन बड़े हम देंगे इसलिए कि ताकि आप क्या है, ठीक है, मजबूत बने, ताकि आपका दिमाग मजबूत बने, आप नहीं। ठीक है, 11वां चलो, स्पेस क्राफ्ट ऑफ मास m इज द मूविंग इन फ्री स्पेस with velocity v, it explodes and break into two, one part which has a mass m is left stationary, the velocity of other part। कहा जा रहा है कि एक मास m है जो v वेलोसिटी से चला जा रहा है, ये चलिए v वेलोसिटी से चला जा रहा है। अब क्या हो गया, इसमें से एक छोटा पार्ट रेस्ट पे आ गया, तो रेस्ट पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी रेस्ट पे होगी, बाकी बचा कितना होगा, m माइनस m हो जाएगा।
अब ये कितने वेलोसिटी जाएगा यही पूछा जा रहा है। तो ये देख लो यहाँ से v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा mv अपॉन m माइनस m, कौन सा C वाला ऑप्शन, यानी 11 का C हो गया। बोलो भाई 11 का C हो गया। 12 वाला चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 वाला क्या कर रहा है, कर रहा है विंड पावर जनरेट कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड पावर आपने देखा है भाई, पठारी क्षेत्रों में क्या होते हैं, पवन चक्की जिसको कहते हैं भाई, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होती है, पवन चक्की जो लगी होती है। तो विंड पावर जनरेट कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Assume that the generator converts a fixed fraction of wind energy interception by its blades into electrical energy. For wind speed v, the electrical power output will be proportional to। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये देखिए, उसमें पंखे लगे होते हैं इस प्रकार से, मतलब जैसे भी होते हैं, 2 पंखे होते हैं, 3 पंखे, वैसे जनरली 2 ही पंखे होते हैं। तो इस पे हवा गिर रही है, तो ये देखिए हवा कांस्टेंट रेट से गिर रही है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है, तो फोर्स इस पे जनरेट करेगा। तो फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, m dv बाई dt। ठीक है, हवा भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन मास नहीं कांस्टेंट है, एक बात ध्यान देना, मास कांस्टेंट नहीं है। तो ये एक मिनट, मास जो है कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, नहीं है, मास कांस्टेंट नहीं है। तो मास कांस्टेंट नहीं है, तो काम करते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक मिनट, F इक्वल टू कितना हो गया, m dv बाई, एक मिनट, ठीक है, इसको हटा दो, F इक्वल टू v dm बाई dt, सॉरी अब सही है, F इक्वल टू v dm बाई dt, मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है भाई, हवा की मात्रा क्या है, वेरिएबल होगी कि नहीं। तो अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, v d अपॉन dt, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। ए और रो भी तो कांस्टेंट है, बी ए रो कांस्टेंट, dl बाई dt, dl बाई dt को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ए रो v का स्क्वायर हो गया। तो अगर विंड मिल चल रही है तो उस पर हवा गिर रहा है, तो हवा गिर रहा है तो उस पर फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा हवा, ये ए रो वी स्क्वायर। आखिरकार यही तो बिजली प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ए रो वी स्क्वायर। अब बताओ यहां पर पावर जो हो गया, पावर P इक्वल टू एफ इंटू वी, या पावर P इक्वल टू एफ इंटू वी का मतलब क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा भाई, ए रो वी स्क्वायर इंटू वी, या ए रो वी का क्यूब। देखिए ए रो वी का क्यूब, ये पावर हो जाएगा। तो इसका मतलब पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, B का क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 का कौन सा हो गया, C हो गया। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन क्या करा है, 2 बॉडीज, ध्यान दीजिएगा, 2 बॉडीज हैं, हैविंग मासेस इन द रेशियो 1:4 एंड काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1। ये देखिए मासेस किस रेशियो में है, m1:m2 1/4। काइनेटिक एनर्जी क्या है, k1/k2 4/1। करा उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो। तो आप जानते हैं k1/k2 इक्वल टू p1² और p2² क्यों भाई, ये तो हो गया। अभी बताइए p1/p2 कितना हो जाएगा, रूट में p1/p2 क्या हो गया, k1m1/k2m2। ये बताओ k1/k2 कितना है, 4/1, और ये कितना है, m1/m2 कितना है, 1/4। कट गया तो क्या आ गया, 1/1, यानी कौन सा ऑप्शन, ए। 13 का कौन सा होगा, ए। अब चलते हैं 14 पे। क्या है भैया 14 वाला क्वेश्चन, देखिए बड़े क्वेश्चनों से डरना मत भाई। ये नहीं कि बड़े क्वेश्चन जो उनसे डर जाइए, ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत छोटा भी हो सकता है। अभी नहीं कि देखा कि यहाँ डर गया, नहीं। क्या कर रहा है, 14 क्वेश्चन कर रहा है कि 100 kg ड्रॉप हैमर एच इज द ऑपरेटेड बाय, ये देखिए मास दिया है, ड्रॉप हैमर है इसका, ये मास दिया है, ऑपरेटेड बाय ए मोटर, इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट, ये हाइट दी गई है, ये क्या दी गई है, हाइट, ऑन ए थिक nail N which is driven into the hard block, the hammer has to lift it to a 9 मीटर, ये देखिए 9 मीटर इन 12 सेकेंड, टाइम दिया है 12 सेकेंड में, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ द एफिशिएंसी दी गई है 0.8, 80% का मतलब ये एफिशिएंसी दी गई है। तो कह रहा द मोटर इज द अप्रोक्सीमेटली द पावर रिक्वायर्ड, मतलब इनपुट पावर पूछ रहा है आपसे। तो ये देखिए आउटपुट पावर क्या दिया गया है, आउटपुट पावर इक्वल टू mgh/t।
ये देखिए mgh कितना है 100, g कितना है 10, h कितना है 9, t कितना है 12, ये क्या हो जाएगा 750 वाट हो जाएगा। क्यों भाई, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू क्या है, ये देखिए ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन कितना होता है इनपुट पावर, सब लोग जानते हैं कि नहीं भाई, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये देखिए एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब ये बताओ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है तो इनपुट पावर कितना हो गया, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट अपॉन कितना हो गया एफिशिएंसी। आउटपुट कितना हो गया 750 अपॉन 0.8। क्यों भाई, ये तो होगा 750 अपॉन 0.8। इसी चीज को तो पूछ रहा है। अब देखिए इसी चीज को पूछ रहा है। अब इसको आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये किलोवाट, हाँ ये वाला आना चाहिए सी वाला, 0.94 किलोवाट, तो ये 14 का सी हो गया। फिर चलते हैं 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 15 क्या कर रहा है कि एक बॉम्ब है, मास 1 kg दिया है, इनिशियली एट रेस्ट, एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3. The 2 pieces of equal masses fly off perpendicular to each other, each speed 30 मीटर पर सेकेंड. What is the velocity of heavier fragment? मतलब बड़े वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी? What is the velocity of heavier fragment? बड़े वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी? तो एक बॉम्ब है, इसका मास 1 kg है। चलो भाई 1 kg है इसका मास, 3 टुकड़ों में टूट रहा है, 1:1:3, तो टोटल कितना हो गया यम। पहला टुकड़ा कितना हो गया, ठीक है, यम बाई 1 बाई कितना 5। दूसरा टुकड़ा कितना हो गया 2/5, सॉरी 1/5। तीसरा टुकड़ा कितना हो गया 3/5, सॉरी 3/5। क्यों भाई, ये तो हो गया रेशियो सम से देख लिया, सबका रेशियो सम 3 2 5 हो गया। इसका पार्ट कितना हो गया 1/5, 1/5, 3/5, ये हो गया 3/5। अब कह रहा है कि दो पार्ट जो हैं, इक्वल पार्ट जो हैं, वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो ये देखिए ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, यानी 1/5 जो है वह 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये भी देखो ये वाला 1/5 जो है वह 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब आपको दिमाग लगाना है कि तीसरा टुकड़ा कैसे मूव करेगा। तो भाई ये बताओ एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या होगा, बोलो भाई, एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या होगा, 0 होगा। अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, जो तीसरा टुकड़ा है वह इन दोनों के रिजल्टेंट के विपरीत जाएगा। ये देखो ये वाला टुकड़ा 3/5 जो है v, ठीक है, 3/5 v इसके विपरीत जाएगा। ये देखिए ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा कहां से, 45 डिग्री पे। तो ये कहां से कितने एंगल पे जाएगा, ये देखिए ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं, 180 माइनस 45 इक्वल टू 135 डिग्री पे जाएगा वह इससे, किससे, इससे। और क्या इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी भी देख सकते हैं। इसकी वेलोसिटी के लिए भैया मोमेंटम क्या होगा इसका, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू, ये बताओ मोमेंटम क्या होगा 0। भाई इनिशियल मोमेंटम 0 है, इनिशियली तो रेस्ट पे है, ठीक है, देखिए लिखा है इनिशियली रेस्ट पे है। अगर इनिशियली रेस्ट पे लिखा है तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है 0 है। और ये बताओ अगर इनिशियल मोमेंटम इसका 0 है तो इस दशा में ये P3 कितना होगा, ये बोलो P3, यानी P3 इक्वल टू माइनस P1 प्लस P2 हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर सम फाइंड करेंगे। ये देखिए P3 इक्वल टू रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। P3 है कितना भाई देख लो, 3/5 v इक्वल टू रूट में P1 कितना हो गया ये बताइए, P1 1/5 इंटू 30 यानी 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। ये भी कितना हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 3/5v, ठीक है, 3/5v ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 36, सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आएगा b 10√2 मीटर पर सेकेंड एट कितना
135 डिग्री विथ ईच अदर। समझ गए कि नहीं? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हो गया। 16 क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ वाटर पंप दिया है 2 किलोवाट। इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट, हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब 10 मीटर का मतलब हो गया ये एच हो गया, 1 मीटर का मतलब ये टाइम हो गया, ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया। तो आप जानते होंगे पावर पी इक्वल टू क्या होता है, mgh अपॉन टाइम टी हो गया। अब देखिए पावर पी कितना है, 2000 वाट है। ये देखिए मास निकालना है, जी कितना है 10 है, एच कितना है ये बताइए, एच कितना है 10, और टाइम कितना दिया है, टाइम 1 मिनट का मतलब 60 हो गया। इसका मतलब जब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका m इक्वल टू 1200 kg। अब आप जनरली जानते हैं क्योंकि वाटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, सॉरी, तो पानी की बात कर रहा है, तो 1 kg लगभग 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1200 kg का मतलब क्या हो गया, 1200 लीटर हो गया। 1200 kg का मतलब क्या, 1200 लीटर हो गया। अब चलते हैं इस पे 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स F इक्वल टू cx। कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1, वेयर c इज ए कांस्टेंट, द वर्क इन दिस प्रोसेस इज। आपको वर्क यहां पे बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर फोर्स दिया गया है तो वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx होता है। क्यों भाई, ये होता है कहां से कहां तक, 0 से लेके x1। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, cx dx 0 से लेके x1, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ cx स्क्वायर, और x की जगह क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, यानी 17 का क्या हो गया, बी हो गया। फिर चलते हैं 18, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नीट का आया हुआ क्वेश्चन भी है, नीट में दिया भी गया है। ये देखिए क्या कर रहा है, फोर्स एक्ट ऑन 3 ग्राम पार्टिकल। ये ध्यान दीजिए 3 ग्राम पार्टिकल पे फोर्स एक्ट कर रहा है इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई x इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड। यानी प्रथम 4 सेकंड में आपको वर्क डन क्या है बताना है, प्रथम 4 सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सबको पता है। तो एक बार डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चलिए भाई वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, कितना होगा बताइए, 3 माइनस कितना हो जाएगा 8t और प्लस 3t का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, डिफरेंशिएशन यही तो होगा, 3t का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार t इक्वल टू 0 रख दें, t इक्वल टू 0 रख दें तो u निकलेगा, u कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। एक बार t इक्वल टू 4 रख दें तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 4 रखेंगे t की जगह तो ये 19 मीटर पर सेकेंड आएगा, आएगा कि नहीं। अब वर्क डन के लिए तैयार हो जाएं, w इक्वल टू हाफ 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, v कितना है 19 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, रख के सॉल्व कर लेते हैं तो 528 मिली जूल आएगा। कितना आएगा, 528 मिली जूल आएगा। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए सर्टेन फील्ड इज गिवन, मतलब सर्टेन फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का दिया गया है a अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू क्या दिया है, a अपॉन आर का स्क्वायर माइनस बी अपॉन क्या आर दिया है, ठीक है। फिर कह रहा द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप ये बताइए इसका मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा सिस्टम पर जो नेट फोर्स लगेगा वह क्या होगा, 0। भाई ये तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। तो यहां पर F इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और F इक्वल टू 0 का मतलब माइनस ड्यू बाई डी आर इक्वल टू क्या होगा, माइनस ड्यू बाई डी आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखिए F इक्वल टू 0 का मतलब माइनस ड्यू बाई डी आर इक्वल टू क्या, 0। भाई माइनस ड्यू बाई डी आर इक्वल टू क्या, 0। अब a अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर,
ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, यानी क्या हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन कितना आर। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए जरा हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी ड्यू बाई डी आर इक्वल टू एक तरह से 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ए अपॉन आर स्क्वायर है तो ये आएगा -2a बाई आर क्यूब आएगा। ये देखिए -2a बाई आर क्यूब, ये क्या आ जाएगा प्लस b अपॉन आर का स्क्वायर इक्वल टू 0। आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, बाहर लेके इधर आ जाएगा, -2a बाई आर इक्वल टू b बचा, या आर इक्वल टू क्या बचा 2a बाई बी। देखिए माइनस b बचा, माइनस माइनस कट गया, तो आर इक्वल टू 2a बाई बी का मतलब कौन सा हो गया, c वाला हो गया। यही तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा, ये जो c होगा वही इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा। फिर चलते हैं 20 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 20 क्वेश्चन भी देखिए, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है 0.5 kg, इज टेकन अप एंड इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज 0.1। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, मतलब कहा यह जा रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ बॉडी भेजी जा रही है। देखो जैसे ये देखो, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, इस इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी ऊपर की तरफ भेजी जा रही है, यहां से लेके यहां तक मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यस दिया है, इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर दिया है। ये देखो ये यस दे दिया है, हाइट कितना है ये एच दे दिया है, मास ये दे दिया है, ठीक है मास दे दिया गया है, और ये क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू ये दिया गया है। तो अब देखो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, ये बताओ फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ लगेगा, और डबल राउंड मतलब जाने में और आने में, तो वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा -2F इंटू एस। माइनस क्यों हुआ समझ गए ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। या वर्क डन W इक्वल टू F कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg, कॉस कितना है, कॉस कुछ है, कॉस नहीं है तो निकल जाएगा, जैसे ये h है ये है, तो ये कितना होगा ये 10 है, तो साइन 30 5/10 यानी 30, यानी कॉस 30 इंटू यस, सब कुछ दे दिया है, माइनस म्यू ये डबल हो जाएगा, डबल आने और जाने दोनों में, म्यू कितना हो गया ये 2 हो गया, 0.1, यम कितना है 0.5, जी कितना हो गया 10, cos 30 √3/2, इसका मतलब कौन सा होगा -5 √3 जूल, -5 √3 जूल। ये 20 क्वेश्चन हो गया। 21 क्वेश्चन में चलते हैं भाई, 21 क्वेश्चन सभी लोग देख रहे होंगे 21 क्वेश्चन। चलिए भाई 21 क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है 21 क्वेश्चन कर रहा है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम, एक बॉडी है मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स बेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन द फिगर, ऑब्टेन द वर्क डन। आप जानते हैं कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया होता है वही वर्क डन के बराबर होता है। भाई हम जानते हैं कि अगर इसका एरिया निकाल लें तो हम वर्क डन ऑब्टेन कर सकते हैं। और ध्यान दें गिवन एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया होता है वह पॉजिटिव होता है, और जो नीचे वाला एरिया होता है वह क्या होता है निगेटिव होता है। तो चलो भाई वर्क डन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं। ये देखो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 10 हो गया, प्लस ये ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का मतलब 10 + 15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 1। ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का क्या हो गया हाफ बेस 1 हो गया, हाइट कितनी हो गई हाइट 15 हो गई, हाइट 15 हो गई, माइनस ये देखिए इसका कितना हो जाएगा हाफ बेस कितना हो गया 5 में से 4 जाए 1 इंटू हाइट कितना हो गया, हाइट इसका भी 15 हो गया। तो अब ये देखो इसमें से ये निकल जा रहा है कि नहीं। तो अब ये बताओ 21 का कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 21 का इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद ये 10 आया, ये 30 का मतलब कितना हो जाए 15 × 10 = 25, यानी 22.5 जूल आ रहा है। कौन सा आ रहा है
22.5 जूल। तो 21 का कौन सा हो गया, बी। 22 पे चलते हैं भाई। 22 क्या कर रहा है, ए वुमेन पुशेस ए ट्रंक ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज रफ सरफेस, शी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, thereafter she get progressively tired and her applied force reduce linearly with distance to 50 newton. The total distance through which trunk has been moved is 20 meter, 20 मीटर तक मूव कर रहा है। If the frictional force is 50 newton, then total work done by the two forces over 20 meter each। तो देखो भाई क्या है, कैसे है, इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जैसे मन करे वैसे इंटीग्रेशन से भी लगा सकते हैं। हमारा तो मन ग्राफ से कर रहा है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर 100 न्यूटन महिला ने फोर्स लगाया, फिर उसके बाद देखिए कुछ देर तक 10 मीटर तक हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है 10 मीटर तक वह कांस्टेंट है। देयर आफ्टर प्रोग्रेसिवली टायर्ड, थक गई वह, और फिर वह देखिए 50 न्यूटन तक, यहाँ तक मतलब 50 न्यूटन तक, और फिर उसके बाद उसने 20 मीटर तक चला, ये देखिए 20 मीटर। और फिर इसी में क्या है, 50 न्यूटन का वो भी चल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी चल रहा है 50 न्यूटन का, ये देखिए 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स भी चल रहा है 20 मीटर तक। तो कहा जा रहा है कि कितना वर्क होगा, तो ऊपर वाला वर्क पॉजिटिव होगा, नीचे वाला वर्क निगेटिव होगा। तो देखिए वर्क के लिए क्या होगा, ऊपर वाले वर्क में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 गुणे 10, 100 गुणे 10 प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या, ये देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड 100 प्लस 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 10, माइनस क्या कर दें, नीचे फ्रिक्शन वाला है, अभी फ्रिक्शन वाला को माइनस कर दें, फ्रिक्शन वाले को माइनस कर देंगे तो 50 गुणे कितना, ये देखिए 20 हो गया। फ्रिक्शन वाले को माइनस कर दें, ठीक है भाई, ऊपर वाले को क्या है पॉजिटिव किया, नीचे वाले को माइनस कर दें। तो जब ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150 कितना हो गया भैया 150, 150 1500, ये 1750 आएगा, और 1750 में से 1000 यानी कितना बचेगा 750 जूल बचेगा। कितना बचेगा, यानी कितना काम किया उसने 750 जूल काम किया। ठीक है, तो 22 का कौन सा होगा, सी वाला होगा। 23 देखते हैं क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। 23 क्या कर रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है 10 kg, मूविंग x डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स इतना 0.1x, सॉरी 0.1x है यहाँ 0.1x जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम x इक्वल टू 20 टू x इक्वल टू 30 मीटर। इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्क डन क्या होगी, चूंकि रिटार्डेंट फोर्स के कारण है तो ये वर्क निगेटिव होगा, माइनस कहां से कहां तक है 20 से लेके 30 तक, 0.1x dx इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कितना हाफ, यम कितना है 10, और ये देखो 10 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस 0.1 x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा 20 से लेके 30, और ये देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये माइनस 500 आएगा ना 500। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 का स्क्वायर 900, 900 में से 400 गया, 900 में से 400 गया, कितना बचा 500, 500 में 2 से डिवाइड करेंगे 250, 250 में 0.1 से डिवाइड करेंगे तो -25, -25 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल -500। अब ये बताओ 500 इधर चला जाएगा तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 475 जूल, यानी ए वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला। फिर चलते हैं 24 पे, क्या कर रहा है, बॉडी विच इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, a body which is moving with 10 meter per second is sliding up on a rough inclined plane having inclination of 30 degree। कितने का inclination है, find the height up to which it can go
इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस 0.1, ये देखिए कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड, स्लाइडिंग अप ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइनेशन 30, फाइंड द हाइट अप टू विच इट कैन गो। ठीक है, तो कितना ऊपर ये है जाएगा, ये आपको इसमें क्या है बताना है। ठीक है भाई, ये तो चीज है, कितना ये ऊपर जाएगा, बॉडी विच इज मूविंग। तो अब देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। सबसे पहली चीज, सरफेस जो है वो रफ सरफेस है, ये देखो ये एच हाइट है, ये मान लो थीटा होगा, तो ये कितना होगा भैया, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, एच अपॉन साइन थीटा, इसको निकाल सकते हैं। बॉडी यहां से यहां तक गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और एक बीच में क्या आएगा, मतलब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी तो आएगा, वर्क डन ड्यू टू क्या आएगा, फ्रिक्शन भी आएगा। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ये देखिए हाफ mv², भाई कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। अब क्या हो जाएगा, ये mgh ऊंचाई तक जा रहा है, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही। बीच में क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये म्यू mg cos थीटा इंटू यस कितना हो जाएगा, एच अपॉन साइन थीटा। क्यों भाई, सभी लोग जानते होंगे, म्यू mg cos थीटा एच अपॉन साइन थीटा। अब सबको रखिए आराम से, m तो सब में से कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, v दिया ही गया है, थीटा दिया ही गया है, एच आपको निकालना है, सब रख के अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4.25 मीटर आएगा। कितना आएगा, 4.25 मीटर आएगा। कितना आएगा, 4.25 मीटर आएगा। तो ये आपका होगा 25वां क्वेश्चन। क्या करा, द हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर थ्री रिबाउंड्स on falling from a height of h on floor having coefficient of restitution a। तो एक बात याद रखिएगा, अगर 3 रिबाउंड के बाद, पहले n रिबाउंड के बाद हाइट क्या होती है, hn इक्वल टू e⁻²n h0 होता है। तो ये बताओ 3 रिबाउंड के बाद कितना हो जाएगा, e6h0, e⁻6h हो गया, e⁻ कितना हो गया, 6h हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई। देखिए कहीं ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हैं, सब मिक्स है, जेई नीट एनसीईआरटी इधर उधर के कंपटीशन के क्वेश्चन। अगर आप इन टेस्टों को सीरियसली दे रहे हैं या इन क्वेश्चनों को भी लगा रहे हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। मतलब 2-3 क्वेश्चन वर्क और एनर्जी कोलिजन से आते हैं, जरूर मिलते जुलते क्वेश्चन इससे मिलेंगे, वही तो नहीं लेकिन जरूर इन 45 में से 2-3 क्वेश्चन मिलते जुलते मिलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इन द फिगर ए मैन वॉक्स 2 मीटर कैरी ए मास 15 kg। देखिए एक 15 kg लेके ऐसे भाग रहा है ऐसे, और एक 15 kg ऐसे खींच रहा है, तो कह रहा कौन ज्यादा वर्क कर रहा है। तो ये भाई साहब लेके जो भाग रहे हैं हाथ में नहीं, इन वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, वेट mg देखो ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो भाई साहब पहले वाले हैं, ये जो वर्क डन कर रहे हैं वो 0 कर रहे हैं, लेकिन ये देखो बहुत चालाक है, ये ऐसे लेके नहीं भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है। तो अब क्या होगा, इस रस्सी में देखिए इनका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, इस रस्सी में टेंशन होगा। बोलो भाई एक्शन रिएक्शन का टेंशन होगा कि नहीं, और टेंशन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। क्यों, टेंशन mg के बराबर होगा। तो ये जो वर्क डन करेंगे सेकंड वाले भाई साहब, ये कितना करेंगे, t इंटू यस या mg इंटू कितना यस। यम है कितना, यम देखो 15 kg है, 15 kg है। ये देखो यम कितना है, 15 kg है। g कितना है, 10 होगा या तो 9.10 लिया होगा। यस कितना है, 2 मीटर चल रहा है। ठीक है, 30 दहिया 300 के आसपास है कोई, तो चूंकि 9.8 लेंगे हम लोग, तो 9.8 लेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसमें आना चाहिए, ये 9.8 लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 294 जूल। कौन सा आएगा, 294 जूल आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 27वां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए भाई छोटे छोटे क्वेश्चनों को जरूर लगाइए। तो 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये लार्ज फैमिली दी गई है, यूज्ड 8 किलोवाट ऑफ पावर। कितना पावर यूज कर रहा है, 8 किलोवाट ऑफ पावर।
डायरेक्ट सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एवरेज रेट 200 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 200 वाट। 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट, मतलब 8 किलोवाट के लिए कितना होगा। तो अब देख लीजिए कि 20%, इस इंटेंसिटी का 20% कितना हो जाएगा। ये देखिए 200 का 20% कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये कटा, यानी 40 वाट हो गया। 40 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। क्यों भाई, हो गया कि नहीं। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 वाट पावर लग रहा है, तो 8 किलोवाट के लिए कितना लगेगा। तो नंबर मतलब एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू, ठीक है, एरिया इक्वल टू 8000 अपॉन 40, कट गया 200 मीटर स्क्वायर। कितना लगेगा, 200 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 200 मीटर स्क्वायर। फिर चलते हैं 28वां क्वेश्चन। चलो भाई 28वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 28वां क्वेश्चन, देख रहे हो 28 क्वेश्चन कर रहा है। 2 आइडेंटिकल बॉल बेरिंग इन द कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट हेड ऑन बाई अनदर बॉल बेरिंग ऑफ द सेम मास मूविंग इनिशियली विथ स्पीड v। ये देखिए विथ स्पीड v, ये इससे आके टक्कर कर गया, ये देखिए इससे आके टक्कर कर गया। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होता है, बड़ा ईमानदार होता है। अगर एक टकराएगा तिक्का यहां से निकलेगा, 2 टकराएंगे तो 2 निकलेगा, 3 टकराएंगे तो 3 निकलेगा भाई, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अरे भाई जितना दिया उतना लिया, ले दे, ठीक है भाई, जितना दिया उतना लिया भाई, यही तो मतलब हो गया मोमेंटम कंजर्व का। मतलब एकदम सूद समेत सब क्या है, एकदम सब बराबर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर समान मास के होने चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए। तो अगर ये एक टकरा रहा तो सिर्फ एक ही बॉल निकलेगा और ये आके इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए 2 बॉल को निकाल दे रहा है, ये देखिए तीनों बॉल को चला दे रहा है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा है, ये देखिए आके मिल गया, ये रेस्ट पे आ गया, फिर ये वाली बॉल, आखिरी वाली बॉल निकल गई कि नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन है, 28 का कौन सा है, बी। 29 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखिए भाई करा, प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रीच फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस d इन इट्स फील्ड। Consider 2 experiments, one in which the charged particle is also proton and another a positron in the same time t. The work done on the 2 moving charged particle h. तो देखो भाई क्या है, जैसे कह रहा है कि एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, ये रिलीज किया गया, ये प्रोटॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। तो प्रोटॉन का मास m होता है, इसका क्या होता है, m/1837 होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह होता है और प्रोटॉन के मास का 1837 गुना कम होता है। तो ये बताओ इसके कारण ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा, E। क्यों भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है, और ये भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, E। अब देखो मास अलग अलग है, फोर्स तो सेम लग रहा है, यानी वर्क डन इसका कितना होगा, इसका वर्क डन होगा QV, यस कितना होगा, QV यस होगा हाफ AT²। ये देखिए, या ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू QV हाफ A कितना हो जाएगा, F/m/t²। तो देख रहे हो वर्क डन जो है सीधे साधे m पे डिपेंड कर रहा है, सीधे साधे m। जिसका मास कम होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा। देखो सब फार्मूले में देख लो, सब तैयार है भाई। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, चार्ज QV इंटू यस हो गया, सीधे साधे भाई। चार्ज तो दोनों का आपस में बराबर होगा, जो प्रोटॉन का चार्ज है, लेकिन मास में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो जिसका मास कम होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो ये पॉजिट्रॉनों का मास कम है तो इसीलिए उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो क्या होगा, मोर फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अवे लार्जर डिस्टेंस। मतलब प्रोटॉन जो है वह ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाइए 30वां क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी इतना। ये देखिए वेलोसिटी कितना दिया गया है, ये वेलोसिटी v इक्वल टू a है 5, x कितना दिया है 2, x दिया है, ठीक है। एक मिनट एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहला काम करते हैं, x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पे u 0 हो जाएगा। फिर देखिए x इक्वल टू 2 है तो इस पे कितना हो जाएगा 5, और ये क्या हो गया 2 पे 3/2,
कहा जा रहा है कि वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन आप सभी लोग जानते हैं, W इक्वल टू कितना, हाफ यम वी स्क्वायर माइनस कितना यू स्क्वायर। क्यों, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन कहते हैं। W इक्वल टू हाफ, मास कितना हो जाएगा 0.5, v का स्क्वायर कितना हो गया 25 और ये कितना हो जाएगा 2 पे क्यूब माइनस 0। ये देखिए हाफ 0.5 इंटू 25 इंटू 8, 2 से कितनी बार गया 4, ठीक है। और 100 का आधा कितना हो गया 50 जूल। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है भाई। फिर आते हैं 31 क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। करा ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the platform which start from rest with a constant acceleration. The work done by normal reaction. भाई नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन आपको निकालना है। ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन, तो हम जरा देख लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कितना। ये बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। n इक्वल टू होगा एम जी प्लस ए होगा। अगर कोई सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो एम जी प्लस ए हो जाएगा, या n इक्वल टू एम जी प्लस जी बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 3mg/2। ये देखिए ये हो गया। अब ये देख लेते हैं कि g/2 से t समय में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। तो s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g/2 t का स्क्वायर। बोलो भाई आखिरकार यही तो डिस्प्लेसमेंट ही कवर कर रहा है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा। बोलो W इक्वल टू n इंटू एस, या W इक्वल टू n है कितना 3mg/2 और s जो है वह कितना है हाफ gt स्क्वायर। देखिए भाई क्यों है कि नहीं, बोलिए हाफ gt स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, ये तो हो गया हाफ g/2 t स्क्वायर, यानी 3/8, यानी कौन सा ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया 31 क्वेश्चन। 32 पे आते हैं। 32 क्या कर रहा है भैया, एक यूनिफॉर्म चेन है, लेंथ उसका 2 मीटर है, ठीक है। टेबल पे है 60 सेंटीमीटर नीचे की तरफ वो लटक रहा है। देखिए 60 सेंटीमीटर वो नीचे मतलब 0.6 मीटर लटक रहा है, ठीक है भाई। और मास इसका 4 kg दिया गया, पूरा मास 4 kg दिया गया है। तो लटके हुए पार्ट का मास कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। ये बताओ 4 कितना 2 मीटर का मास कितना दिया गया। 2 मीटर का मास जो दिया गया वह कितना है 4 kg। 1 का कितना होगा 4/2 का मतलब 2, 0.6 kg का कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.6 1.2 kg। मतलब लटके हुए पार्ट का मास कितना हो गया, ये 1.2 kg हो गया। जी आपका 10 हो जाएगा। और ये जो लटका हुआ पार्ट है इसके सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग कितनी होगी। ये देखिए सेंटर ऑफ मास में 0.3 होगी। सेंटर ऑफ मास में भाई लटके हुए पार्ट के सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग कितनी होगी, h इक्वल टू कितना होगा, ये बोलो 0.3 होगा। ये देखो h इक्वल टू कितना होगा 0.3 होगा। ये देखो ये अब वर्क डन कितना हो जाएगा m डैश GH। क्यों, ये तो पोटेंशियल एनर्जी में जो होगा वही तो वर्क डन होगा। या W इक्वल टू m डैश कितना हो जाएगा 1.2, G कितना हो गया 10, H कितना हो गया 0.3, ठीक है। सॉल्व कर लिया तो कितना आ रहा है इसमें 3.6 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है 3.6 जूल। 32 का ये हो गया। फिर चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया गया है, ध्यान दीजिएगा टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 60 दिया है। देखिए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 60 acts on a particle of mass 1 kg. If the particle start from rest, the work done by the force during first 1 second, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 60 हो गया, acts on a particle of mass 1 kg। और फिर आपसे क्या करा कि द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक आपको वर्क डन निकालना है। तो पहले बोलो F इक्वल टू है कितना 60। F होता कितना है न्यूटन का सेकेंड लॉ, dB/dt इक्वल टू कितना हो गया 60। m दिया कितना है 1 kg, dB इक्वल टू 60 dt कितना हो जाएगा भाई, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 स्क्वायर बाई 2
यानी कितना हो जाएगा 3t²। अब देखो t इक्वल टू जरा 0 रख सकते हैं, t इक्वल टू 0 रख दें तो u इक्वल टू क्या आएगा 0, t इक्वल टू क्या 1 रख दें तो t इक्वल टू 1 रख दें, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। क्यों आ जाएगा। और वर्क डन आप जानते हैं चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ये देखिए वर्क डन क्या होता है हाफ mv² माइनस u² होता है। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m कितना है 1, v कितना है 9, u कितना है 0, तो कितना आ जाएगा 4.5 जूल आ जाएगा। ये हो गया 33 का ए। अब देखते हैं 34 क्या कह रहा है। 34 कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, बॉडी का मास दे दिया है m इक्वल टू 10 kg, वर्क डन ऑन द बॉडी इन द फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो ये देखो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है वो 50 मीटर पर सेकेंड दी गई है, नहीं दी गई है। मास भी दिया गया। अगर हमको ये पता चल जाए कि 2 सेकेंड में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तुरंत हम वर्क डन के लिए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का यूज कर देंगे। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम तो यही तो होता है। तो ये देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u माइनस 80, u कितना है 50। एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका जो स्लोप बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भाई 50/10, 50/10 का मतलब कितना हो गया 5, ये एक्सीलरेशन हो गया। ये देखिए 5 हो गया, टाइम कितना बोल रहा है 2, ये कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो गया फाइनल वेलोसिटी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गई। वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा भाई हाफ mv² माइनस कितना u², ये तो होगा। एक ग्राफ दिया गया वर्क डन W इक्वल टू हाफ mv² माइनस u², या W इक्वल टू हाफ m कितना दिया है ये बताइए, m है 10 kg है, v कितना दिया है v 40 का स्क्वायर माइनस u कितना दिया है u 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, u 5 का नहीं 50 का, सॉरी 50 का स्क्वायर है। सॉल्व कर लीजिए, -4500 जूल आएगा। कितना आएगा -4500 जूल आएगा। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं 35 कर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस गिवन बाई। देखिए पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का दिया गया है, u इक्वल टू कितना दिया है x पे 4/4 दिया है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है u इक्वल टू x पे 4/4 माइनस x²/2 दिया है। करा मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 जूल दिया है। तो ये बताओ मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी होता है ke प्लस पी। तो अभी बताओ मैक्सिमम स्पीड है तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये बताओ ये मिनिमम होगा कि नहीं। भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पक्का है क्या है मिनिमम होगा। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी कितना दिया है 2 जूल दिया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये देखो देखते हैं किस x के किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो अब देखो इसका du/dx इक्वल टू हम लोग क्या कर दें 0 कर दें। तो 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x³ माइनस 2x/2 इक्वल टू 0। 2 2 4 4 कट गया, x कॉमन हो गया, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 0 आ रही है, एक x की वैल्यू +-1 आ रही है। तो अगर x इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब x इक्वल टू 1 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है u 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। अब बताओ 0 बड़ा है कि -1/4 बड़ा है। 0 बड़ा है, कम कौन है -1/4 बड़ा है। तो इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हम किस पे ले लेते हैं x इक्वल टू 1 पे। तो ये देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई -1/2 हो गया। ये कितना हो गया -1/4 हो गया। m की वैल्यू हम रख लेते हैं, ये देखिए m की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। m की वैल्यू कितनी हो गई हाफ m हो गया 1 v मैक्स का होल स्क्वायर और -1/4 इधर आ गया तो कितना हो गया 9/2 इक्वल टू v मैक्स का होल स्क्वायर। अब बताइए v मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/√2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी वाला हो जाएगा, 35 का बी वाला हो जाएगा।
36 देखते हैं क्या करा है। एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया है, मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k and compress it by length L. The maximum momentum of the block after collision is maximum momentum of block after collision is। तो मोमेंटम के लिए हमको v निकालना पड़ेगा, बिना उसके तो निकलेगा नहीं, यानी मोमेंटम p इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इनटू कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अभी बताइए v निकलेगा कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकलेगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ kl स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, यानी v इक्वल टू कितना हो गया, रूट में kl स्क्वायर बाई कितना m। ये जरा यहाँ रख दीजिए, बोलिए लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, v कितना हो जाएगा, kl स्क्वायर बाई कितना m। m को अंदर कर लीजिए, m को अंदर करेंगे तो रूट में m k हो जाएगा और l बाहर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला, 36 का सी। 37 देखते हैं क्या कर रहा है। 37 कर रहा है कि कार ऑफ वेट W is on inclined plane road that rise by 100 meter over a distance of 1 kilometer and applies a constant frictional force W by 20 on the car। देखो भाई इस तरह से ये inclined plane है, ये 100 मीटर दे रहा है और ये थीटा है, काफ़ी छोटा होगा, और ये आपका 1000 मीटर दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन थीटा और टेन थीटा दोनों आपस में बराबर होता है और ये 1/10 हो जाएगा। एक तो काम हो गया। करा है कि वाइल मूविंग अप हिल ऑन द रोड स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड द कार नीड्स पावर P। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है W/20 है। तो ये बताओ अगर कार ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे होगा और इसका एक कंपोनेंट हुआ जो mg साइन थीटा होता है वो भी पीछे होगा, होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ अगर जा रही होगी तो पावर P इक्वल टू कितना बनेगा, F इंटू वी, या पावर P इक्वल टू F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा mg साइन थीटा, mg इसका W है भाई, ये तो mg साइन थीटा प्लस W/20 इंटू कितना हो जाएगा V। और यही अगर नीचे की तरफ आएगा तो mg साइन थीटा तो नीचे होगा और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ऊपर होगा, तो पावर P कितना हो जा रहा है, P/2, ये नीचे की तरफ, तो mg साइन थीटा माइनस W/20 होगा। और यहाँ V डैश आपसे पूछ रहा है, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। देखिए सब कुछ आपको पता है, P पता है, P आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, mg W हो जाएगा, W कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए mg W ये सब कैंसिल हो गया। क्या बचा, 2/1 इक्वल टू साइन थीटा कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/20, ये देखिए, और ये देखिए 1/10 माइनस 1/20, और ये कितना हो गया 10, और यहाँ से V डैश निकल जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये 37 का C वाला हो गया। 38 देखते हैं भाई, 38 क्या कह रहा है, देखो भाई 38 क्वेश्चन ध्यान से देखो। 38 कह रहा है कि पार्टिकल है जिसका मास m दिया है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h above the ground at the same time another particle of same mass is thrown vertically upward from the speed v root 2gh. If they collide head on completely inelastically, the time taken for the combined mass to reach the ground units of root h/g। तो देखो है क्या, अब ध्यान से देखना, एक पार्टिकल जो है यहाँ पे ये दिया गया है A और एक पार्टिकल जमीन पे दिया गया है ये B, ठीक है। ये पूरी हाइट कितनी दी गई है, h दी गई है। मान लीजिए ये यहां से फेंका जा रहा है, कितना दिया है ये, रूट 2gh से, तो सपोज करो यहां कहीं टकरा रहा है, यहां कहीं टकरा रहा है, तो जब टकरा रहा है तो समय क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या ले लो, ये वेलोसिटी दी गई है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है,
ये देखिए दोनों के बीच का m इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, इसको h स्मॉल h ही ले लो, तो h अपॉन कितना हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और यहाँ क्या है √2gh है, बाकी हाफ gt स्क्वायर वाला पोर्शन कट जाएगा, तो टाइम t इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन √2gh, समझ रहे हो ना, टाइम t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने लिया है, तो टाइम t इक्वल टू h अपॉन √2gh हो गया, ये टाइम हो गया। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो ऊपर से पार्टिकल यहाँ पे आया है उसकी वेलोसिटी कितनी है, हाइट भी देख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी देख लीजिए, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी va इक्वल टू gt, यानी gt का मतलब क्या हो गया va इक्वल टू gt, भाई gt का मतलब समझ रहे हो ना, gt, ये देखिए t कितना हो जाएगा h अपॉन रूट में 2gh, और नीचे से जो पार्टिकल गया है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी bb इक्वल टू u माइनस gt, u है कितना √2gh और gt कितना हो जाएगा g अपॉन √2gh, देख रहे हो। अब क्या हो जाएगा इसमें से, इसको आप बाहर, ये वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी को अब आप यहाँ पे बाहर ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा, ये देखिए gh में अगर आप gh से डिवाइड कर देंगे तो ये √gh हो जाएगा कि नहीं √gh, तो √gh, तो अगर आप √2gh ही कॉमन ले लें, चलें ज़्यादा इधर उधर ना करें, √2gh ही कॉमन ले लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर √2gh कॉमन ले लें तो ये क्या बचना चाहिए, ये आपका बचा 1 माइनस, मतलब ऐसे एक मिनट √2gh को ही कॉमन अगर ले लें तो ये क्या बचेगा gh अपॉन 2gh, यानी 1 माइनस 1/2 बचेगा, क्यों भाई सही है, √2gh को अगर कॉमन लिया जाएगा तो √2gh को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो गया, ठीक है, अगर √2gh को कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये वेलोसिटी b भी निकल गई, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये दोनों कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइड हो रहे हैं, तो जब कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब देखते हैं कि इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो अब देखो एक ऊपर की तरफ है तो इसकी वेलोसिटी निगेटिव में आएगी, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ये देखो mva, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो mva नीचे की तरफ आ रहा है, अरे ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, बताइए नीचे की तरफ है ना, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, भाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस mv हो जाएगा इक्वल टू 2m फाइनल वेलोसिटी रखते हैं, तो अब ये देखो माइनस mva कितना हो जाएगा, माइनस mva कितना है va gh अपॉन कितना है √2gh है, mbb कितनी है √2gh, ठीक है, √2gh और 1 माइनस 1/2, और ये देखो फाइनल वेलोसिटी, सब देखना भाई इसी में, तो सब कट पिट जाएगा, ये सब कट पिट के जानते हो कितना आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों यहीं पे आके रुक जा रहे हैं, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे दोनों आके रुक जा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से 0 आ रहा है। अब क्या कहा गया था, टाइम टेकन फॉर द कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड, इसका मतलब उसको कितना डिस्टेंस तय करना है, इतना ही ना डिस्टेंस तय करना है, तो हम देख लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से हम देख लेते हैं ये डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी h डैश इक्वल टू कितना हाफ gt स्क्वायर, t कितना है t h अपॉन कितना हाफ gt स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन कितना 2gh, ये देखो 2gh, g कट गया यानी h/4 आ गया, तो ये h/4 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3/4 h हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये 3/4 h ही तो आना है, तो 3/4 h आने में कितना समय लगेगा 3h/4 इक्वल टू हाफ जी टी डैश का स्क्वायर, ये देखो इससे ये कट गया, ये कटा कि नहीं, अब ये क्या आ जाएगा टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 3/2, ये रूट में h बाई कितना g, तो कौन सा समय हो गया रूट में 3/2, ये वाला समय हो गया, सी रूट में 3/2 हो गया। फिर चलते हैं देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या कहता है। 39 करा टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, दो पार्टिकल हैं ए और बी हैं, इक्वल मासेस हैं, मूविंग विद द सेम स्पीड वी एज शोन इन द फिगर, दे कोलाइड कंप्लीटली इलास्टिकली एंड मूव एज सिंगल पार्टिकल सी, द एंगल थीटा द पाथ ऑफ सी मेक्स विद द एक्स एक्सिस।
तो सबसे पहली चीज देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हम ये देखो ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो जा रहा है और ये इसका फाइनल मोमेंटम हो जा रहा है। तो पहले हम इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर रिजोल्यूशन कर लें। ये देखो इसका करेंगे तो ये देखो क्या आएगा, PI cos 30 आएगा, ये क्या आएगा, PI sin 30 आएगा। क्यों भाई, सही है? ये देखो अलग अलग से हम इसको कर लेते हैं। अब जरा इसको करते हैं, ये देखो ये वाला मोमेंटम, तो ये देखो इधर आएगा, ये आएगा PI थीटा से PI sin 45 आएगा, और ये कितना आएगा, ये देखो ये वाला कितना आएगा, ये आएगा PI, ये PI sin cos 45 आएगा। सिमिलरली P फाइनल को भी आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लीजिए। ये देखिए P फाइनल को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अगर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो P फाइनल का कितना हो जाएगा, ये देखो P फाइनल का कितना हो जाएगा, PF sin थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, PF cos थीटा। ठीक है भाई, यही तो हो जाएगा। तो अब ये बताओ PF sin थीटा किसके बराबर होगा, ये देखो PF sin थीटा, PF sin थीटा जो है वो किसके बराबर है, ये देखिए ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, ये वाला और ये वाला, यानी PI sin 30 और प्लस PI कौन, cos 45, ये देखो cos 45 इसके बराबर हो गया कि नहीं, PI cos 45। समझ रहे हैं ना कैसे है, क्या चीज है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला P फाइनल cos थीटा कंपोनेंट किसके बराबर हो गया, ये देखिए P फाइनल cos थीटा इधर की तरफ है, तो ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यानी PI क्या हो गया, cos 30 माइनस PI sin 45, दोनों को डिवाइड कर दो, ये देखो PI कट गया, ये tan थीटा हो गया, sin 30 1/2 हो गया, cos 45 1/√2 हो गया, cos 30 √3/2 हो गया, sin 45 1/√2 हो गया। एलसीएम ले लीजिएगा, 39 का कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। 39 का कौन सा आएगा, ए वाला। एलसीएम अपना ले लेना, ठीक है भाई। अब देखो इसमें ये चलते हैं 40 क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 40वां क्वेश्चन कर रहा है पार्टिकल है मास एम मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, ये देखिए एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2v, ठीक है। और एक है 2m मास का है, ये y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से, दोनों आपस में कंबाइंड हुए, तो कंबाइंड होके इधर की तरफ जाएंगे, ये 2m मास। कहा जा रहा कि फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनका क्या है। तो पहले ये बताओ, अगर दो परपेंडिकुलर मास एक दूसरे से टकराते हैं तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता होगा, ये होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये होता है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, ये आपको पता होगा, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये देखिए 2m इंटू m हो गया, ये क्या हो गया 3m हो गया, u1 कितना हो गया v का स्क्वायर, u2 कितना हो जाएगा 4v का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यानी ये क्या हो गया 4 1 5 5/3 mv का स्क्वायर, ये हो गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल लॉस का मतलब क्या होता है, डेल्टा k अपॉन कितना होता है k इनिशियल इंटू 100 होता है। तो बताओ डेल्टा k कितना हो गया 5/3 mv स्क्वायर, और अपॉन इनिशियल क्या हो गया, इनिशियल इनको जोड़ दीजिए, हाफ m 4v का स्क्वायर और प्लस हाफ 2mv का स्क्वायर, 2mv का स्क्वायर इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया 4 2 6, 6/2 का मतलब 3, यानी ये 5/9 इंटू 100 आ गया, तो लगभग कितना आ जाएगा 56%, 55 पॉइंट कुछ होगा, इसको हम लोग 56% कर लेंगे, तो ये हो गया 40 का। अब चलते हैं इसमें देखते हैं 41, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट का है वो क्वेश्चन है। करा कि काइनेटिक एनर्जी दिया गया है ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। तो ये देखो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर होता है, या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k होगा। तो कितना इंक्रीज कर रहा है 300%, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 300%, तो ये हो गया P1। P2 कितना हो जाएगा, देखिए 300, यानी k प्लस 300 k अपॉन 300, यानी क्या हो गया रूट में 4k, ठीक है।
अब देखिए P2/P1 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √4। √4 का मतलब कितना हो जाएगा भैया 2। दोनों में एक माइनस कर लेते हैं, दोनों में एक माइनस कर लेते हैं, तो P2 माइनस P1/P1 आ गया भाई। फ्रैक्शन चेंज के लिए तो ही चाहिए। और एक दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखिए दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 100% आ गया। ठीक है भाई, जब भी परसेंटेज चेंज करना हो तो हमेशा क्या करिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 का प्रयोग करिए, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 42 क्वेश्चन का रहा, 2 मास है 1 ग्राम 9 ग्राम मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो K1 इक्वल टू K2 है, क्या होता है P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1, P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2, यानी ये क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू रूट में m1 अपॉन m2, यानी 1/9 का मतलब 1:3, यानी 42 का क्या हो जाएगा C। फिर देखिए 43 क्वेश्चन क्या करा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम ए सीलिंग and has force constant value K. The mass is released from rest with the spring initially and stretch the maximum extension. तो ये देखिए अगर खींच इसको क्या है छोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, मान लीजिए इसमें एलोंगेशन कितने का हो गया y का हो गया, ये देखिए स्प्रिंग में एलोंगेशन कितने का हो गया y का, तो क्या हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगा हाफ KY² इक्वल टू क्या होगा mgy होगा। बोलो भाई वही तो होगा भाई, ये तो होगा जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, यानी y से y कैंसिल हो गया, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mg कितना k। 2mg/k का मतलब कौन सा हो गया 2mg/k का मतलब a वाला हो गया 43 का a। 44 क्या करा भैया, एक बॉडी 4m है कोलाइड विद द 2m, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन द नेचर, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। इसमें भी वही काम, फ्रैक्शनल लॉस के लिए अभी मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन और था इसी तरह का, बस उसमें डाटा थोड़ा सा चेंज है। 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। भाई फार्मूले शॉर्टकट याद करने पड़ेंगे, नहीं याद करेंगे सॉरी परसेंटेज नहीं है, तो अब यहाँ रख दीजिए, सब कुछ रख देंगे तो 8 अपॉन क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 8/9 आएगा 45। अब ये देखिए 45 क्वेश्चन क्या है भाई, 45 में क्या करा है, 45 में करा है बॉल मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कोलाइड हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल, यानी u कितना दिया है u1 2 मीटर पर सेकंड दिया है और u2 कितना दिया है 0। ठीक है, हेड ऑन अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल मास, इसका मास m1 इक्वल टू m है, m2 इक्वल टू कितना मास दिया है 2m। If the coefficient of restitution is equal to half, फाइनल वेलोसिटी का रहा है, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, v1 इक्वल टू फार्मूला याद रहे m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, फार्मूला याद है 1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर देखिए v2 कितना होता है, बोलिए मेरे साथ m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये देखिए प्लस 1 प्लस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब देखिए सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, तो सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा। अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो भैया ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो ये पोर्शन 0 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करिए, सब कुछ दिया गया है, सब कुछ E की वैल्यू 1/2 दी गई है, m1 दिया m2 दिया गया, सब रख लीजिए, यहाँ भी दिया गया है, सब कुछ रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए एक 0 आएगा और एक जो आ रहा है यहाँ पे वह कितना आएगा भाई, दोनों को सॉल्व करके इसमें अगर वैल्यू को रखते हैं तो एक 0 आएगा और एक आपका क्या है 1 प्लस ई यहाँ रख देते हैं, ये तो ये कट गया, ये कट के ये वाला 0 आ गया और ये पोर्शन कितना आ जाएगा 1 प्लस ई। 1 प्लस ई का मतलब 1 प्लस ई का मतलब हो गया 1 प्लस ई का मतलब 1/2, m1 m है, u कितना है 2 है और ये कितना है ये 3m है, हो गया कि नहीं 3m। ये देखो m से m कट गया, ये देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, तो 0 1 हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है भाई, आ जा रहा है कि नहीं।
तो इस तरह से इसको हमने बता दिया। अब आपके 45 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए बेटा, तो आपके जो भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं उनको मिला लीजिए, जो कमी है उसको तैयार करिए। और याद रखिए फार्मूले, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, इन पे ज़्यादा फोकस करिए अगर आपको बेस्ट करना है तो। और बार बार प्रैक्टिस करिए, घबराइए मत। हमेशा याद रखिए डॉक्टर का मतलब छोटी छोटी बातें, छोटा वायरस, छोटा बैक्टीरिया, छोटी छोटी बातें पढ़नी है। जो इस पे ध्यान देगा वही परफेक्ट डॉक्टर बन पाएगा। तो पढ़ते वक्त भी छोटी छोटी बातें और प्रैक्टिस करते वक्त भी छोटी छोटी बातें आपको परेशान करेंगी। तो इसीलिए इन छोटी बातों को पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच।